स्वागत करते हैं हम आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक हमारा समास है सारे समास। सारे समास से हमने प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं, एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसके लिए हमारे साथ साथ आप भी करते हुए चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी कमी लग रही है वीडियो में या मेरे उच्चारण में, तो आप मेरे लिए माफ़ कर दें, या कहीं मिस्टेक है और आप पढ़ने पे ध्यान दें। और काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए ये मेरी वीडियो अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे। साथ साथ में आपके लिए मैं एक प्रकार का रिवीजन भी कराते हुए चलूँगी, हल कराते हुए चलूँगी। सिर्फ टिक 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 नहीं करते चलेंगे, इसका ये सही, इसका ये सही नहीं, आप समझाते हुए भी चलेंगे। और यहाँ से आपके लिए काफ़ी कुछ प्राप्त होगा। कहने का मॉक टेस्ट है, पर हाँ अच्छा है अगर आपने यहाँ से सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप कभी भी समासों में कहीं भी परेशान नहीं होंगे। चलिए अपने चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कौन से समास का प्रथम पद प्रधान होता है? कौन से समास का प्रथम पद प्रधान होता है? सॉरी, प्रथम पद उपसर्ग होता है। प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो ए हमारा कर्मधार है, बी हमारा अव्ययीभाव, सी हमारा तत्पुरुष समास, या डी हमारा बहुब्रीहि समास। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी समास की तो आप बिल्कुल कर देंगे। देखिए प्रथम पद उपसर्ग होता है तो वो हमारा होता है अव्ययीभाव समास। उम्मीद है आपने भी इसी को करा होगा। अव्ययीभाव समास में हमारे प्रथम पद उपसर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए का तत्पुरुष, ऑप्शन बी का अव्ययीभाव, ऑप्शन सी का द्वंद्व, ऑप्शन डी का कर्मधार है। आप भी गैस करिए, हम भी करते हैं। कैसे? बिल्कुल करिए करिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, आपका भी सही, हमारा भी सही है। अव्ययीभाव समास है ये हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है। कैसे है इसको भी हम बता देते हैं। हाथों हाथ में आप कहेंगे कि हमने तो सिर्फ उपसर्ग जिसमें आगे आता है उसको हमने सुना है। नहीं, अव्ययीभाव समास जिसमें उपसर्ग आगे आता है वो भी हमारा क्या होता है, उसमें भी अव्ययीभाव समास होता है। मगर हाथों हाथ आप एक चीज़ याद रखें कि हाथों हाथ यानी कि एक जैसे शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर इस तरह के शब्द आएंगे तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव ही समास होगा। और इसी तरह का एक और है हमारा समास, जिसमें वो है हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें विलोम शब्द होते हैं, यानी कि उल्टा शब्द, यानी कि विपरीत शब्द, जैसे भाई बहन, माता पिता, दिन और रात, इस तरह के आएंगे तो वहां पर हमारा हो गया क्या, द्वंद्व होगा। मगर एक जैसे जैसे माता माता पिता पिता इस तरह से, तो वहां पर हमारा अव्ययीभाव ही समास होगा। एक जैसे शब्द अगर 2 बार मिलते हैं तो वहां पर हमारा 100% अव्ययीभाव समास होगा। ये चाहे इसको ट्रिक समझ लें, चाहे शॉर्टकट समझ लें, कुछ भी, ये आप अपने माइंड में बैठा दें। ठीक है, तो यहाँ पे समास क्या हुआ, हमारा अव्ययीभाव समास हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं इसके लिए भी। दिन और रात में कौन सा समास है? दिन और रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए का तत्पुरुष, ऑप्शन बी का अव्ययीभाव, ऑप्शन सी का द्वंद्व, ऑप्शन डी का द्विगु समास। मैंने आपके लिए बताया था अभी समास में कि जिसका एक जैसे शब्द आते हैं, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, तो इस तरह के जो शब्द आएंगे एक ही शब्द को रिपीट करेंगे बार बार, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे हमारा अव्ययीभाव समास होगा। या जिसके आगे उपसर्ग होगा लगा वो, तो वहाँ पे हमारा अव्ययीभाव समास। पर जहाँ पे उल्टा आएगा, विलोम शब्द आएगा, विपरीत आएगा, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, मैंने आपके लिए बताया था, गैस करिए। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो हमारा समास हो गया, यहाँ पे द्वंद्व हो गया। कैसे हो गया, देखिए दिन और रात उल्टे हैं, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात है। भाई बहन, माता पिता, इस तरह के जो आएंगे तो सब उल्टे हैं, अपोजिट हैं, यानी कि सेम शब्द ना हो के माता माता नहीं हुआ, पिता पिता नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक जैसे ना आके अलग लाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया, तो हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ते हैं। क्या है, आप भी पढ़िए। रसोई घर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रसोई घर में कौन सा समास है? पहचानिए कौन सा समास है। हम भी पहचानते हैं, आप भी गैस करिए। आपको ये तो पता ही होगा, समास 2 पद से मिलकर बनता है, तो आप इसका समास विग्रह करके देखिए, और इसका जो बीच का चिन्ह आएगा उससे आपको जानकारी हो जाएगी, यानी कि जो छुपे हुए वर्ड्स आएंगे उससे आपको पता चल जाएगी कि इसमें कौन सा समास आ रहा है। आप इसका विग्रह करिए, यानी कि समास को तोड़ के देखिए। अगर हम इसके लिए तोड़ते हैं तो क्या आता है निकल के, रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब ये तो होता है कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, के लिए
घर, यही तो आ रहा है। तो अगर आप मेरी लॉन्ग वीडियो पढ़िए मेरे चैनल पे जाके, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं सारे समास। तो जहाँ पे के लिए आएगा तो वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के भी मैंने बताया था कि 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास का अगर हम बहुत अंदर से जाएं इनके पूर्ण रूप से, तो इसका एक आता है संप्रदान समास। तो वहाँ पर संप्रदान में के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये चिन्ह जो हमारा हो जाएगा के लिए में, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के साथ साथ कौन सा बनेगा, नंबर ए बन जाएगा हमारा। कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। और साथ साथ में हमारा ये कौन सा बनेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास बनेगा। संप्रदान तत्पुरुष समास, कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास बनेगा। तो अच्छा है वहाँ पे डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सा समास है, तत्पुरुष लिखा हुआ होगा, यह संप्रदान तत्पुरुष करके यह लिखा हुआ, और वहाँ पे अपदान तत्पुरुष, तो आप कन्फ्यूज ना हो तो आप इसको कर देंगे। तो कौन सा होगा हमारा, ये होगा संप्रदान। कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष भी होगा साथ में ये, क्योंकि इसमें हमारे 2 तरह से भी पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये तत्पुरुष तो है ही, और तत्पुरुष के जो हमारे 6 भेद हैं तो उनका ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास भी होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, उम्मीद है आपने भी तत्पुरुष पे ही लगाया होगा, नंबर ए पे ही लगाया होगा। तत्पुरुष समास है ये, और संप्रदान तत्पुरुष समास, इसके क्योंकि कैसे है, संप्रदान के 6 भेद होते हैं इसलिए। तो उसका एक भेद है, कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। आप उसके लिए तत्पुरुष पे जो मैंने वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। वहाँ पे आपको 6 भेद के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। क्या कह रहा है, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में, ये जो दशानन है इसमें कौन सा समास है, पहचानिए आप, बहुत आसानी से पहचान लेंगे। विग्रह करके देखिए, इसका अलग अलग करके देखिए समास को, बिल्कुल भी निकल के आ जाएगा कि कौन सा समास है। अगर हम समास, उम्मीद है कर लिया होगा आपने समास विग्रह, कि ए का कर्मधारय है, कि बी का अव्ययभाव समास है, कि सी का तत्पुरुष समास है, कि डी का बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, दशानन। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, अगर 2 पद होते हैं हर पद में, पर वो अपने विषय में बात ना करके किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि 2 दोस्त खड़े हुए हैं, वो अपनी चर्चा ना करके, अपनी बात ना करके किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है, आपको भी पता होगा कौन सा समास होता है, बिल्कुल सही, बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, डी हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। क्या कह रहा है, अरे ये हमारे देखिए थोड़ा अलग हो गया, कोई नहीं, चौपाया लिखा हुआ है, इसको थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप इसके लिए सही समझे। चौपाया है लिखा हुआ, कोई नहीं, चौपाया। चौपाया में हमारा कौन सा समास है, इसको हम देखते हैं। कौन सा समास है चौपाया में, ए का तत्पुरुष, बी का अव्ययभाव, सी का द्वंद्व, या डी का द्विगु। हर समास में 2 पद या 3 पद होते हैं, तो आप समास विग्रह करके देखिए, बहुत आसान है चौपाया आपको जानना, बहुत ही आसान है। तो हमारा कौन सा होगा, उम्मीद है आपने भी लगा लिया होगा कि जो हमारा संख्यावाचक शब्द होता है जिस समास में, तो वो हमारा कौन सा समास होता है। और इसमें भी संख्यावाचक हो रहा है चौपाया, यानी कि 4 पाए। चौपाया का मतलब यही तो है, 4 पाए, यही तो है, 4 पाए, यही तो है चौपाया का मतलब। इनके 4 पैर हैं, गिनती आ रही है 4, तो जहाँ पे गिनती आएगी यहाँ पे संख्यावाचक आएगा, तो वो हमारा कौन सा समास होगा, आपने, उम्मीद है आपने भी लगा लिया होगा। कौन सा है हमारा, ये हमारा कौन सा है, डी हो गया, द्विगु समास। आपने भी डी ही लगाया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती हो रही तो आप वो भी मुझे बताएं। हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिदिन। क्या है, प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है, बड़ा आसान है, बता चुके हम। कौन सा समास होगा, आप गैस करें। ए का तत्पुरुष, या बी का अव्ययभाव, या सी का द्वंद्व, या डी का द्विगु समास। देखिए तत्पुरुष में क्या है, चिन्हों से हमें पता चल जाती है, का है, में पर है, संबंध है, ये सब आ रहा है यहाँ पे, के लिए है, को है, तो वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास आ जाता है। द्वंद्व में हमारे क्या है, विलोम आ जाते हैं, भाई बहन, रात दिन,
यही तो आते हैं। और द्विगु में क्या है हमारा संख्यावाची, तो हमारा बचा क्या, द्विगु हमारा संख्यावाचक हो गया, द्वंद्व हमारा विलोम हो गया, तत्पुरुष में संबंध आ जाते हैं यहाँ तक। और अब बचा क्या, अभिभाव। अभिभावी में मैंने बताया था कि जिसमें उपसर्ग होता है पहला पद, हाँ कौन सा समास ऐसा होता है कि जिसका पहला पद उपसर्ग होता है। आप ये गैस करिए, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है, कौन से समास होता है पहला पद उपसर्ग, तो वो समास हमारा क्या है, अव्ययीभाव है। और इसी में हमारा प्रतिदिन भी हमारा अव्ययीभाव है। अगर हम इसको तोड़ें प्रतिदिन के लिए तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे, ये आ गया हमारा प्रति, ये तो हो गया हमारा उपसर्ग, और ये हो गया हमारा दिन। ठीक है, क्या हो गया हमारा दिन हो गया। तो प्रति क्या था, ये हमारा उपसर्ग था आगे का, और जिसमें आगे उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, सॉरी ये हमारा सा कर देते हैं हम इसे, तो वो हमारा कौन से समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। आप उम्मीद करती हो आपने भी अव्ययीभावी समास लगाया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है ये, रातों रात, क्या है रातों रात। रातों रात में क्या है, क्या पूछ रहा है समास, देखते हैं इसको भी। रातों रात में कौन सा समास है, ऑप्शन ए का तत्पुरुष, ऑप्शन बी का अभिभाव, ऑप्शन सी का द्वंद्व, ऑप्शन डी का द्विगु समास। आप भी गैस करिए, हम ही करते हैं क्या है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक जगह और आपके लिए और बताया था, वो मैंने हाथों हाथ, और उसमें मैंने बताया भी था कहाँ से क्या है, तो इसलिए उसी टाइप का है ये। करिए, आप करिए बिल्कुल, अभी बताया था मैंने, बहुत विस्तार पूर्वक बताया था वहाँ पे, तो इसलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं बताऊँगी क्या है, किस तरह से आएगा, क्या है, आप खुद करिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही क्या निकलेगा, तो ये हमारा अव्ययीभाव समास है। और क्यों है क्यों नहीं है ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन में पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या करें क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, और पढ़ते ही पढ़ते हैं, उम्मीद है आप टिक कर देंगे। रात दिन में कौन सा समास है, ये जो हमारा रात दिन है इसमें कौन सा समास है, या रात और दिन लिख दें या रात दिन लिख दें, यानी कि विपरीत शब्द हो, यानी कि विलोम शब्द हो। जहाँ पे विपरीत शब्द वाला आए तो वहाँ पर, और विपरीत को ही विलोम कहते हैं, विलोम को ही विपरीत कहते हैं। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ हमारा कौन सा समास होता है, बताइए आप। विपरीत वालों शब्द जो यहाँ पे होंगे, विपरीत का मतलब उल्टा, विपरीत का मतलब उल्टा ही तो होता है, उल्टा। तो जहाँ पे उल्टे शब्द आए तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा, यानी कि विलोम शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा समास होगा। उम्मीद आपने पहचान लिया होगा कि वहाँ पे हमारा ए का तत्पुरुष होगा, कि बी का अभिभाव होगा, या सी का द्वंद्व होगा, या डी का द्विगु समास होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहचाना आपने, द्विगु ही हो, सॉरी द्विगु नहीं, द्वंद्व समास होगा। ये द्विगु तो हमारे संख्यावाचक हो गया, तो कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। जहाँ पे विपरीत शब्द आए, जहाँ पे विलोम शब्द आए तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर होगा हमारा कौन सा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल। अब आपको अव्ययीभाव में अव्ययीभाव की क्या और इसकी द्वंद्व की क्या पहचान है। अरे अव्ययीभाव में एक जैसे शब्द आएंगे लगातार, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, पर इसमें रात और दिन, भाई बहन, माता पिता, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास हो गया। बहुत आसानी से पहचान लेंगे, ये इसकी एक ट्रिक भी है पहचानने की। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, इसलिए आप करते चलिए मेरे साथ साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है। आपने अगर आज यहां से वीडियो कर ली और समझ ली तो सारे समासों से जितने भी रिलेटेड शब्द आएंगे छोड़ के नहीं आएंगे आप एग्जाम रूम में, पक्का, आपसे प्रॉमिस है ये। यहीं से आपको सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। सिर्फ मॉक टेस्ट ही हम नहीं करा रहे हैं, साथ साथ आपको रिवीजन भी करा रहे हैं, हम आपको याद भी करा रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं कैसे क्या आएगा, कैसे करके समास आएगा। ये नहीं कि हम टिक कराते चल रहे हैं, ये इसका ये हो गया, इसका ये होगा, नहीं, हम आपके माइंड में बैठाते हुए चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है, हाँ 10 कह रहा है गौशाला में कौन सा समास पहचानिए। आप भी पहचाने, हम भी पहचानेंगे। तो ए का तत्पुरुष होगा, या बी का अभिभाव होगा, या सी का द्वंद्व होगा, या डी का द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, गैस करिए गैस करिए गैस करिए।
समास विग्रह करके देखिए, विग्रह विग्रह तोड़ के देखिए समास के लिए, तोड़िए। गौशाला, गौ के लिए शाला, यानी कि गायों के लिए शाला अगर हम तोड़ते तो यही तो आ रहा है, गायों के लिए शाला, यही तो आ रहा है हमारा, है गायों के लिए, किसके लिए? गायों के लिए। शाला यानी कि घर, ठीक है, उनकी रहने की व्यवस्था, स्थान, दो शब्दों से मिलकर बना ये गायों के लिए शाला। तो ये जिसमें संबंध आ रहा है, मैंने कहा ना के लिए आए, तो वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होगा, साथ साथ में संप्रदान समास भी होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? सही, ए हुआ, ए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं, क्या कह रहा है ये, इसके भी सुनते हैं। प्रयोगशाला में कौन सा समास है? प्रयोगशाला में कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का विभाव, सी का द्वंद्व, डी का द्विगु समास। ठीक है, करिए, आप भी करिए, हम भी करेंगे, ये मॉक टेस्ट है आपका, करिए, बिल्कुल करिए। कौन सा समास रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये मेरा तो क्या आया, आपका क्या आया निकल के? मेरा भी आया है, तत्पुरुष समास आया। ठीक है, तत्पुरुष समास कैसे आया? सबसे पहले आसान तरीका ये, आप कोई भी समास है उसका आप पहले विग्रह करिए। अगर मैंने विग्रह करा तो मेरा तो भी निकल के आया है, क्या है? प्रयोग। ठीक है, ये मेरे लिखने में गलती हो रही है, ठीक है, दोबारा से सही करते हुए चलते हैं इसे। मेरा निकल के आया प्रयोग, सॉरी, प्रयोग के लिए साया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रयोग के लिए साला आएगा निकल के। अगर मैं इसका टुकड़ा करती हूँ, यानी कि विग्रह करती हूँ, तो आएगा प्रयोग। ठीक है, के लिए साला, के लिए साला, यानी कि घर। प्रयोग के लिए साला यानी कि घर। आपका क्या है, आप भी देखिए। ठीक है, अब हम इस प्रयोग को हटा देते हैं और नीचे वाले साला को हटा देते हैं, और यह रह गया हमारा सिर्फ प्रयोग। क्या रह गया? प्रयोग के लिए साला रह गया, के लिए साला रह गया। क्या है ये के लिए साला? इसको हम कर लेते अंडरलाइन। आप कोई भी समास करें तो उसका जो बीच का जो विग्रह करके जो चिन्ह आते हैं निकल कर, उनसे हमें पता चल जाती है कि ये कौन सा समास है। तो हमारा उस हिसाब से जब मैंने विग्रह करा तो मेरा निकला है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास का भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उनमें से एक भेद है ये, कौन सा भेद है? ये है संप्रदान। तो ये हो गया तत्पुरुष संप्रदान। ठीक है, क्योंकि इस तरह से भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि ये कौन सा है, तत्पुरुष का कौन सा भेद है, संप्रदान है कि अपादान है कि अधिकरण है कि संबंध है। तो उसके लिए तो आपको इसके 6 भेद पढ़ने पड़ेंगे। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले, सीधे सीधे तत्पुरुष करके ना पूछते हैं, या वहाँ भी इस तरह से पूछेंगे, तो आप मेरे 6 भेद पढ़ लें जो मैंने अपनी वीडियो डाली है तत्पुरुष समास से रिलेटेड, तो वहाँ से आप पढ़ लें। तो ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया? संप्रदान समास हो गया, सॉरी संप्रदान, तत्पुरुष का संप्रदान हो गया। ठीक है, और तत्पुरुष भी है और संप्रदान भी है। तो चलिए हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 12 है। क्या है? घुड़सवार है। इसमें हमारे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैंने सही होकर लिख दिया, इसके लिए इसको आप ध्यान ना दें। ये थोड़ा लैपटॉप से हो गया, जो भी है जैसे भी है, अभी हमने इसको ध्यान करा, स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ कर गई है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। तो घुड़सवार हमारा ऐसा नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम अपने, कि हमारे ए का तत्पुरुष है, या बी का अव्ययभाव समास है, या द्वंद्व का, सी का द्वंद्व है, या डी का द्विगु है। तो घुड़सवार में हमारा कौन सा समास है? पहचानिए, आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे अगर आपने तत्पुरुष समास पढ़ा होगा कहीं। तो पहचानिए, हम भी पहचानते हैं, आप भी पहचानते हैं। तो घुड़सवार में हमारा कौन सा समास होगा? देखो, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार यानी कि हमारे तत्पुरुष समास है। तो उसमें कितने हैं हमारे? 6 भेद है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान के लिए अधिकरण में पर, संबंध में की करे आहा हीरे हो जाएंगे, में पर यानी कि अधिकरण में में पर, यानी तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार अगर पर आ जाए या में पर आ जाए या में आ जाए, तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है? संप्रदान, सॉरी अधिकरण समास की क्या पहचान है? पर दिया रहा होगा या में होगा, या दोनों दिए रखे होंगे, या में पर। तो यानी कि अधिकरण है कि जैसे हमारा कब्जा सा हो रहा है किसी चीज़ पे, तो वहाँ पे अधिकार हो रहा है हमारा,
अधिकरण का मतलब होता है अधिकार हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा, उसकी पहचान होगी, उसका जो लुप्त चिन्ह होगा में पर या में या पर ऐसे होगा। तो अगर हम घुड़सवार को अगर इसका समास विग्रह करें तो क्या आएगा निकल, घोड़े पर सवार, यही तो आएगा। क्या आएगा निकल के, घोड़े पर सवार। तो अगर घोड़े पर सवार है तो उस हिसाब से हमारा कौन सा समास होना चाहिए, आपने गैस कर लिया, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। कौन सा है हमारा, ए ही है हमारा, यानी कि तत्पुरुष समास है जिसमें संप्रदान समास है। उसके लिए आप और अच्छे से तत्पुरुष पढ़ लीजिए मेरी वीडियो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि तत्पुरुष समास एक हमारा ऐसा है जिसके 6 भेद हैं और उसके लिए आपको 6 भेद पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा समास क्या। अगर वहाँ पे एग्जाम रूम में अलग अलग पूछ लेंगे कि ये कौन सा समास है, संप्रदान है कि अपादान है कि कर्ता आ रहा है कि कर्म आ रहा है, क्या है, तो उसके लिए तो आप 6 भेद पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए सीधे सीधे ना पूछ, घुमा के पूछ ले एग्जामिनर, तो उसके लिए आप तत्पुरुष समास जरूर पढ़ लें। ठीक है, बढ़ते हम अपनी 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 है ना मेरा 13, राज्यसभा में कौन सा समास है। मैंने कहा था आप तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़िए, बिल्कुल आसानी से कर देंगे। इसमें आप, मुझे लग रहा है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपने तत्पुरुष समास के 6 भेद नहीं पढ़े होंगे। बाकी समास तो आप आसानी से पहचान लेंगे, पर तत्पुरुष समास आप तभी पहचानेंगे जब आप 6 भेद पढ़ लेंगे तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, अरे 6 भेद हैं हमारे। अरे अब तो मैंने ही बता दिया इसमें कौन सा समास होगा, आप तो आसानी से हो जाएगा, अब तो ज़्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता चलेगा कौन सा समास होगा। तो कि हमारा क्वेश्चन ए का तत्पुरुष होगा कि बी का विवाह होगा कि सी का द्वंद्व होगा या डी का द्विगु होगा, आपको पता चल गई, मैंने बता ही दिया आपके लिए पहले। तो यहाँ पर हो गया हमारा तत्पुरुष समास हो गया, कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास को आप लॉक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्या है इसको भी देख लेते हैं। धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन में कौन सा समास है, ए का तत्पुरुष, बी का विवाह, सी का द्वंद्व समास या डी का द्विगु, कौन सा है। सबसे पहले आप समास विग्रह कीजिए, दोनों पदों को अलग अलग कीजिए और इसमें जो चिन्ह निकल के आएगा उससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा समास है। तो करिए, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। अगर हम करते हैं तो हमारा धन प्लस हीन, यही तो आता है निकल के, देखिए धन प्लस हीन। ठीक है, धनहीन का मतलब है यानी कि धन से अलग, अगर इसका करा जाए तो रहा है धन से अलग। संधि विच्छेद का मतलब यही है, अलग। जहां पर से मेन चीज आप ध्यान दीजिए, से, ये से, ये एक से आता है पूरा शब्द बनाने के लिए, उसका भाव स्पष्ट करने के लिए एक शब्द आता है, से आता है अलग करने के लिए। जहां भी अलग करने के लिए से आ रहा है तो वहां पर हमारा कौन सा समास होगा, बिल्कुल सही आ रहे हैं आप, हाँ जी हाँ, ये ए होगा, ऑप्शन ए होगा। कैसे हुआ, इसके तत्पुरुष समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ, ऑप्शन ए हुआ तत्पुरुष में से, और इसमें भी एक और बनेगा। आप उसके लिए मैंने बार बार मैं कह रही हूँ कि तत्पुरुष के आप 6 भेद पढ़े, तत्पुरुष से हमारे कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो उसके लिए आप हमारे तत्पुरुष समास की पूरी वीडियो पढ़ें, हमारे ही चैनल पर मैंने बहुत अच्छे से डाली है। कैसे हुआ, इसमें एक समास और है, तो इसमें ये हमारा आ रहा है अपादान। अपादान, अपादान क्या है, अपादान समास है इसमें, अपा प्लस दान, ये भी समास है हमारा। तो ये हो गया तत्पुरुष अपादान समास हो गया, क्योंकि इसमें से आ रहा है, अलग करने के लिए आ रहा है। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो जरूर पढ़ें। तो इसमें हमारा हुआ क्वेश्चन कौन सा, ये हुआ अपादान, सॉरी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सुन लेते हैं इसकी भी भाई। सो का कुल में कौन सा समास है, सो का कुल में कौन सा समास है, ए का तत्पुरुष, बी का अविभाव, सी का द्वंद्व या डी का द्विगु समास, कौन सा समास है। बिल्कुल आप भी गैस करिए, हम भी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा पुराना तरीका, कौन सा, आप पदों को अलग अलग कीजिए, समास विग्रह कीजिए, फिर जो इसमें छुपा हुआ लोप हुआ शब्द आएगा जो निकल के यानी कि चिन्ह आएगा, उस समय ज्ञात हो जाएगा ये कौन सा समास है। ठीक है, तो हम शोक कुल का समास विग्रह करते हैं, क्या आएगा निकल के, देखिए शोक से आकुल, यही तो आएगा निकल के, शोक है ना, शोक से
आकुल, शोकाकुल, है ना। शोक से आकुल, इस से को ध्यान दीजिए, है ना। शोक से आकुल क्या है ये, शोक से आकुल है। तो हमारा क्या आएगा निकल कर, शोक से आकुल। शोक से आकुल अगर हमने 6 भेद पढ़े होंगे तत्पुरुष के आपने, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। कौन सा आएगा निकल के, तो हमारा आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा ये, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और ऑप्शन ए का ही एक तत्पुरुष के 6 भेद है, उसमें से एक भेद है तत्पुरुष का। कौन सा है, अधिकरण। कौन सा है, सॉरी अधिकरण नहीं, करण। कौन सा है, करण। करण तत्पुरुष, यहां पर हमारा करण तत्पुरुष भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम में कौन सा समास है। समास विग्रह करके देखिए, आसानी से पहचान लेंगे। नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, नरो में उत्तम है जो पुरुष, है ना। नरों में उत्तम है जो पुरुष, कौन सा पुरुष, नरों में उत्तम पुरुष कौन सा होगा इसमें, पहचानिए। ए का तत्पुरुष होगा, बी का विवाह होगा, सी का द्वंद्व हो गया, या डी का द्विगु होगा। यहां पे हमारा कोई भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है और मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया। नरों में उत्तम है, नरों में उत्तम है पुरुष, जो पुरुष यानी कि जो जहां पर आता है, जहां पर जो आएगा, और मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया। तो वहां पे होता है हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है हमारा, कर्मधारय समास होता है। सॉरी, कौन सा समास होता है हमारा, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय, ठीक है। नरों में उत्तम है जो पुरुष, यानी कि उसी पुरुष के बारे में बात हो रही जहाँ पे जो आ रहा है। लाल टोपी, यानी कि लाल टोपी है जो, यानी कि लाल टोपी के बारे में, यानी कि उसकी विशेषता पता चल रही है, उसका गुण पता चल रहा है उस नर का। तो वहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मैंने खुद से ही डाला था आपके लिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 पाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। पराधीन, पराधीन में कौन सा समास है, ए का तत्पुरुष, बी का विवाह, सी का द्वंद्व, या डी का द्विगु। तो कौन सा है ये, समास विग्रह करिए। पराधीन यानी कि दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन। तो इसमें कौन सा आएगा हमारे निकल के, हमारा ए का तत्पुरुष हो जाएगा। और ए का तत्पुरुष में कौन सा हमारा, संबंध तत्पुरुष समास है ये, संबंध, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास है ये। उसके लिए मैंने बार बार मैं कह रही हूँ आपसे, आप 6 भेद पढ़े जरूर, तभी आप समझ पाएंगे तत्पुरुष समास के लिए पूरी तरह अच्छे से, ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। गुणहीन में कौन सा समास है, गुणहीन में कौन सा समास है, ए का तत्पुरुष, बी का विभव, सी का द्वंद्व, या डी का द्विगु समास। कौन सा समास है, पढ़िए। सबसे पहले हम संधि इसका विग्रह कीजिए, समास का अलग कीजिए। अगर मैं इसको विग्रह करती हूँ तो क्या आता है निकल के, जो हमारे बीच का ऑप्शन आएगा उसी से हमें पता चल जाएगा। मैं अगर करती हूँ तो गुण से हीन, क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है ना, गुण से हीन। गुणहीन का मतलब गुण से हीन, यानी कि गुण से अलग। हीन का मतलब यही तो होता है, गुण से हीन आया, ये से आया, ठीक है। तो इससे अगर हमें पता चला तो कौन सा निकला हमारा, तो हमारा ऑप्शन ए आया, तत्पुरुष समास आया। कौन सा आया हमारा, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास आया। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते, मैंने आपके लिए बताया होगा। तो 6 भेद कौन कौन से हैं, तो ये हमारा पूर्ण रूप से निकल के आएगा। अपादान एक से आता है, ये अलग ही तो करा है, गुण से अलग, यानी कि अलग कर दिया, यानी कि गुणों से अलग कर दिया, हीन कर दिया, मुक्त कर दिया। तो इसमें अलगाव दर्शा रहा है, तो उससे आया यहाँ पे। तो हमारे ये कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया, अपादान, अपादान। तो ये हुआ हमारा तत्पुरुष समास है पर अपादान है। अगर इस तरह से पूछ लेते हैं घुमा कि अपादान तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है, कि कोई सा भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह काम के लिए पहचान होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरी वीडियो पढ़ लें, तत्पुरुष समास से जो रिलेटिव मैंने डाली है अपने ही चैनल पर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ,
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, यानी कि 19। यज्ञशाला में कौन सा समास है? पूछ रहे हैं यज्ञशाला में कौन सा समास है। करिए इसी तरह के मैं करा रही हूँ आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने इसी तरह के आपके लिए, ये भी करा चुकी हूँ इस तरह का भी। उम्मीद आप इसके लिए कर देंगे कि हमारा ए का तत्पुरुष है, कि बी का हमारा विभव समास है, कि सी का हमारा द्वंद्व समास है, या डी का हमारा द्विगु समास है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? एक के लिए अगर हम समास वगैरह करेंगे तो एक के लिए शाला, यही तो आ रहा है निकल के। तो बिल्कुल सही करा आपने, बिल्कुल सही करा। ये हमारा तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में हमारा संप्रदान जो समास है वो वाला समास है, ठीक है, जो इसका संप्रदान छवेद है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा 20 है, क्या कह रहा है? गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का अभिभाव, सी का द्वंद्व, या डी का द्विगु समास। कौन सा है? पहचानिए। बिल्कुल सबसे पहले हम समास विग्रह कीजिए। अगर हम समास विग्रह करते हैं तो हमारा तो आ रहा है गगन को चुभने वाली चुंबी, ठीक है, गगन को। तो अगर आपने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आ रहा है। तो हमारा आ रहा है तत्पुरुष समास आ रहा है, और तत्पुरुष समास के भी एक भेद है, कर्ता ने कर्म को। तो वहाँ पे को आ रहा है ना, जहाँ पे को आएगा तो हमारा वहाँ पे भी तत्पुरुष समास होगा। और कौन सा है हमारा? कर्म समास है। कौन सा समास है हमारा? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संप्रदान समास तत्पुरुष संप्रदान है कि तत्पुरुष कर्म समास है, तो वहाँ पे इस तरह से भी आ जाए तब भी आप इसे कर देंगे। तो इसमें हमारा तत्पुरुष का कर्म समास आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए, सीधे सीधे तत्पुरुष भी हो गया, चाहे कर्म करके है तब भी हो गया। ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्या पूछ रहा है? त्रिलोक में कौन सा समास है? बहुत आसानी से पहचान लिया होगा, सबसे आसान है पहचानने के लिए। हमारे जितने भी हमारे 6 समास हैं तो उसमें कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का अभिभाव, सी का द्वंद्व, या डी का द्विगु। बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। जो समास में संख्यावाचक हो सबसे पहला शब्द, यानी कि पहला पद, तो वो कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास होगा। इसमें संख्यावाचक है त्रिलोक, यानी कि 3 लोक। त्रिलोक मतलब यही तो है 3 लोक। अगर हम समास विग्रह करते हैं तो 3 लोक है ना, बिल्कुल समझिए आप। 3 लोक की बात हो रही है, तो हमारा द्विगु समास हो गया, ये संख्यावाचक है इसका पहला शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां, भाई बहन में कौन सा समास है? आप पहचानिए, हम नहीं कराएंगे, मॉक टेस्ट है, आप भी गैस कीजिए, बहुत आसानी से पहचान लेंगे। मैं इस तरह के क्वेश्चन अभी करा चुकी हूँ, इसी वीडियो में कराती हुई आ रही हूँ, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही, बस समास बदला हुआ है, पद बदला हुआ है और कुछ नहीं है। तो आप भाई बहन है, भाई बहन उल्टा है, विपरीत है, हिंट दे दी मैंने आपके लिए। उल्टा विपरीत होगा तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? पहचान लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं इसमें ऑप्शन कुछ नहीं दे रही हूँ, आप खुद ही करिए। तो वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। बिल्कुल सही, आपने भी सही करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 23, 23वां, शोकाकुल। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप कीजिए, ये मैंने कराया, बिल्कुल सेम रिपीट कर दिए सब मैंने। समास विग्रह कीजिए और कर दीजिए कि ए का हमारा तत्पुरुष होगा, या बी का हमारा विवाह होगा, या सी का हमारा द्वंद्व होगा, या डी का हमारा द्विगु समास होगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। तत्पुरुष, गुड। शोकाकुल, शोक से आकुल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? संप्रदान वाला, यानी कि जोड़ रहा है, ये वाला से जोड़ रहा है और एक से अलग कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? अकाल पीड़ित। इस तरह के क्वेश्चन में करा चुकी हूँ आपके लिए। शोक से आकुल, शोकाकुल, तो आप पहचान लेंगे क्या है। मैंने बताया था एक से जोड़ता है और एक से अलग करता है, तो अलग करने वाले में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? सॉरी, ये तो मैंने पहले बता दिया, आप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास है। पर हाँ, मैंने इसका जो छठा भेद है उसके बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पे से जोड़ रहा है, क्या कर रहा है? एक ये वाला से हमारा जोड़ रहा है, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा हमारा? ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा, पर तत्पुरुष का कौन सा हो जाएगा? जो आपस में जोड़े, संप्रदान तत्पुरुष हो रहा है। ठीक है, शोक से आकुल, तो तत्पुरुष समास हमारा पर संप्रदान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रसोई घर में कौन सा समास है? सेम रिपीट कर दिया है मैंने,
पहचान लिया होगा आपने, उम्मीद है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपके लिए। ए का तत्पुरुष है, बी का विभाव है, सी का द्वंद्व है या डी का द्विगु समास है। ये मैंने रिपीट जो किए हैं इसलिए किए हैं आपका टेस्ट करने के लिए, आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए, आपके लिए कितना याद रह रहा है। तो हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गुड, बिल्कुल गुड, यही होगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी रिपीट हो रहा है। गुणहीन, गुणहीन में कौन सा समास है? गुण से हीन। मैंने कहा था एक से अलग करता है और एक से जोड़ता है, एक से अलग करता है और एक से जोड़ता है। तो इसमें कौन सा से आ रहा है गुणहीन में? देखिए, बताइए, कीजिए। ए का तत्पुरुष, बी का अभिभाव, सी का द्वंद्व या डी का द्विगु। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, मैंने आपके लिए हर वीडियो में बताते चली आ रही हूँ। ठीक है, तो हमारा हो गया ए का तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 27, 27, चौराहा। बिल्कुल आप पहचान गए होंगे, बिल्कुल बोलते बोलते ही पहचान गए होंगे। चौराहा क्या है? संख्यावाचक शब्द है, और संख्यावाचक शब्द जहाँ पर आए तो वहाँ पहचान गए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का विभाव, सी का द्वंद्व और डी का द्विगु। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द कौन से समास में है? पहला पद, तो वो हमारा द्विगु समास। गुड, बहुत अच्छे। ये हमारे संख्यावाचक शब्द जो आता है द्विगु समास में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो तरफ। आपको अगर मेरे समास अच्छे हैं और अच्छे से क्लीन करने हैं तो मैंने अपने समास के सारे समास, 6 समासों के भेद जितने भी हैं, तत्पुरुष समास, जो भी समास है हमारे, तत्पुरुष समास के 6 भेद वो भी अच्छे से पढ़ाए हैं। बाकी सारे समास मैंने भी पढ़ाए, तो आप उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लें जाके, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और भी अच्छे से आप पहचान सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? क्या कह रहा है? देखिए, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? बिल्कुल आपने तत्पुरुष अगर समास पढ़ा है, और यहाँ पे रिपीट कास्ट हो रही, रिपीट कास्ट, यहाँ पे मैंने सिर्फ शब्द बदल दिया है और मिलते जुलते ही आ रहे हैं। आप पहचानिए, यहाँ पे मैं नहीं करूँ, विग्रह की करके देखिए। गृह प्रवेश में क्या हो रहा है? गृह में प्रवेश, यही तो हो रहा है हमारा। गृह में प्रवेश, यानी कि घर में घुसेंगे। गृह में पे ध्यान दीजिए। किस पे दोगे? में पे ध्यान दोगे। हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे निकल के? में आ रहा है। और में क्या कर रहा है? में से में पता चल रहा है क्या है। मैंने एक जगह आपके लिए कहा था इसी वीडियो में, एक क्वेश्चन समझाते हुए, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये में पर दोनों आ जाए, या पर आ जाए या में आ जाए, तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? और तत्पुरुष समास का कौन सा रूप होगा? अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, ये हमारा अधिकरण भी है। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। आगे नहीं भागेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। हमारा कौन सा है? 29, 29, नरोत्तम। नरोत्तम मैंने अभी बताया था आपके लिए। अब आपका अपना IQ लेवल दिखाइए, यहाँ पे कीजिए, हम नहीं बताएंगे, आप खुद कीजिए। ए का तत्पुरुष है, या बी का विभाव है, या सी का द्वंद्व है, या डी का द्विगु है। बिल्कुल सही, हमारा आएगा कौन सा? कौन सा ऑप्शन है? ए है। गुड, तत्पुरुष समास है। ठीक है, नरों में उत्तम। गुड, हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, देखिए बदल गया थोड़ा टॉपिक, ध्यान से कीजिए। अब मैं नहीं बताऊँ कौन सा आएगा, आप खुद देखिए। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? गैस कीजिए, गैस कीजिए फटाफट। विग्रह कीजिए, विग्रह। विग्रह क्या आएगा निकल का? आपका क्या आया? बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, विग्रह करिए। क्या रहा निकल के? नीलकंठ या नीलकंठ, जो भी आ रहा है निकल के। नीला है कंठ जिसका, या कंठ है जो नीला। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें दोनों आ जाएंगे। कंठ है जो नीला, या नीला है कंठ जिसका, दोनों आएंगे निकल के। आप कंफ्यूज ना हो कि हमारा ए का कर्मधारय है, या बी का अभिभाव है, सी का तत्पुरुष है, या डी का बहुब्रीहि समास है। अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है एग्जाम रूम में, तो या तो वहाँ पे कर्मधारय होगा, या वहाँ पे बहुब्रीहि समास। अगर दोनों दिए रखे हों तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि लगाएंगे, आप कर्मधारय छोड़ देंगे। अगर वहाँ पे बहुब्रीहि नहीं दिया हो, ठीक है, तो आप कौन सा लगाएंगे? कर्मधारय लगाएंगे, क्योंकि इसमें जहाँ पर आ जाए जो, नीला है कंठ जो, जो आ जाए तो जो आता है किसके लिए आता है? वो विशेषता बताता है, विशेषण
कर्मधारय समास हमारा कैसा है? विशेषण है, उसमें विशेषण विशेष है। पहला शब्द जो विशेषण बताए उसकी क्वालिटी बताए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारा है जो, यानी सॉरी, नीला है कंठ, जो कंठ कैसा है? नीला है। या फिर ऐसे है नीला कंठ है जिसका, इस तरह से बोल दे तो वहां पे हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। बार बार अगर वहां पे बहुब्रीहि नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो आप वहां पे कर्मधारय लगाएं। अगर बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दे रखे हैं तो आप वहां पे बहुब्रीहि लगा के आए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बढ़िए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक क्या है पहचानिए, इसको अब मैं नहीं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। अगर कमल नीला है तो क्वेश्चन कौन सा आएगा बताइए? तब तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए कर्मधारय ही आ जाएगा। मैंने कहा अगर वहां पे बहुब्रीहि नहीं होता है तो आप वहां पे कर्मधारय लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि होगा, मिल रहा होगा, तो वहां पे आप कर्मधारय नहीं लगाएंगे, तो वहां पे आप बहुब्रीहि लगाएंगे। तो दोनों ही सही है हमारे, ए और बी, ए और डी। ठीक है, अगर सिर्फ कर्मधारय दिया रखा हो और नीलकमल हो तो आप वहां पे कर्मधारय करें, और दोनों दे रखे तो आप बहुब्रीहि करें। ठीक है, गुड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? लाल टोपी, टोपी कैसी है? लाल है। विशेषता बता रहा है, यहाँ पे विशेषण बता रहा है। ये टोपी हमारे पीछे का शब्द हो गया विशेष है, और लाल क्या है? विशेषण है। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं कि टोपी लाल है, काली है, गोरी है, मोटा पतला। अगर इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कराता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, कर्मधारय समास होगा। गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन हमारा ए है, ए को ही कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? अध्पका, अध्पका में कौन सा समास है? ए का कर्मधारय, बी का अभिभाव, सी का तत्पुरुष या डी का बहुब्रीहि। अब आप कहेंगे बार बार आप क्वेश्चन इस तरह के डालने की वहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है। जानबूझ के डाले हमने। आप अपना माइंड लगाएं, जो चीज़ हम रिपीट करा रहे हैं बार बार उस चीज़ को आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए हम दोनों ऑप्शन डाल रहे हैं। मैंने बताया था वहाँ पे अभिभाव तो होगा नहीं। ठीक है, आप विग्रह करके देखिए, तत्पुरुष भी नहीं होगा। आधा है जो पका, ये आधा जो पका है हटा दो, सिर्फ जो रह जाए आधा जो पका, यानी कि अध पका मतलब यही तो जो आधा पका हुआ, उसकी विशेषता बता रहा है। तब तो हमारा हो जाएगा कर्मधारय। या हम किसी तीसरे पहुंच जाए, आधा है जो पका, क्या पका है? आधा है, वही फल आधा पका है, तो वहां भी हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि। ठीक है, या खाना आधा पका है, खाना कैसा है? आधा पका, तो हमारा कर्मधारय हो जाए। और वहां पे बहुब्रीहि नहीं हो तो आप बेधड़क आप कर्मधारय पे लगा करके आएंगे। और ये है, और बहुब्रीहि नहीं है तो आप कर्मधारय पे लगा कर आएंगे, और कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों है तो आप बहुब्रीहि पे लगाएंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट 34 क्या है? अध्यक्ष है। अध्यक्ष में हमारे कौन सा समास है पहचानिए? ए का कर्मधारय है, बी का अभिभाव है, सी का तत्पुरुष है या डी का बहुब्रीहि है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जिसमें हमारा पहला शब्द उपसर्ग हो, आप समास विग्रह करके देखिए। समास विग्रह का सबसे आसान तरीका क्या है? जहाँ पर हमारी जुबान हल्के से झटका ले, बोलते समय या रुके, थोड़ा सा ठहराव ले, तो वहीं से हमारा समास विग्रह हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो अध यक्ष, यानी कि अधि प्लस यक्ष, तो क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। तो यही तो हमारे पहले का ये अधि आएगा, उपसर्ग आ जाएगा हमारे, इसमें अधि हो जाएगा उपसर्ग। क्या हो जाएगा? सॉरी, ये लिखने में मिस्टेक हो रही है। ये अध्यक्ष, अधि, ये हमारा उपसर्ग आया निकल के, आगे का, पीछे का ये निकल रह जाएगा। तो हमारे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? जिसमें उपसर्ग होगा तो वो कौन सा समास? पहला पद जिसका उपसर्ग है तो वो हमारा जो हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं हम अपनी। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत आसान है, पहचान लेंगे आराम से। क्या है? अभिमान। अभिमान में कौन सा समास है? टुकड़े कीजिए, समास विग्रह कीजिए। मैंने कहा था जहाँ पे हमारी जवान रुक जाए थोड़ी देर, वहीं से टुकड़े हो जाते हैं। अभिमान, अभिमान, धीरे से बोली, अभिमान। तो कहाँ पे रुकी? अभी पे रुकी, तो हमारा अभी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अभी क्या है? हमारा उपसर्ग हो गया। तो मैंने कहा नहीं, जो आगे के शब्द में टूट जाता है और वहाँ पे उपसर्ग हो, जिसमें हमारे अव्ययभाव समास की पहचान है, पहला शब्द जहाँ पे उपसर्ग आए तो वो हमारा क्या होगा? अव्ययभाव समास हो। तो समास हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर बी हो गया। ठीक है, अव्ययभाव समास हो गया। ये एक जैसे शब्द आए या उपसर्ग आए तो वहाँ पर हमारा कैसे हो जाएगा? कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। नंबर 36 क्या कह रहा है? नी धड़क। नी धड़क, नी धड़क में कौन सा समास है? मैंने कहा ना, समास विग्रह कीजिए, धीरे से बोलिए,
जहाँ पर आपकी जुबान झटका लेगी, हल्का सा ठहराव लेगी, वहीं से हमारा समास विग्रह हो जाएगा, वहीं से समास अलग अलग हो जाएंगे। 2 पद से तो मिलकर के हमारा बना है समास, या 3 पद से भी मिल जाता है, पर यहाँ पे 2 पद ही है, तो 2 पद हम इनको करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? नी प्लस धड़क, ऐसे ही तो आ रहा है, नी प्लस, यहीं तो हमारी जुबान रुक रही है। तो मैंने कहा नहीं, जहाँ पे हमारी जुबान रुके तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा समास, अलग अलग हो जाएगा। और पहला शब्द इसमें क्या मिला, हमारे लिए उपसर्ग मिला, और जिसमें हमारा उपसर्ग मिले तो वो कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल सही, नहीं ढूंढेंगे इधर उधर। तो अव्ययभाव समास दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया अव्ययभाव समास। गुड, आगे बढ़ते हैं। नंबर 37 क्या कह रहा है? 37 देखिए, महादेव, महादेव में कौन सा समास है? गैस कीजिए फटाफट फटाफट, बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत आसानी से पहचान लेंगे आप। ए का कर्मधारय है, बी का अभिभाव है, सी का तत्पुरुष है, या डी का बहुब्रीहि समास है। बिल्कुल, महादेव, महादेव हैं जो, कौन है महादेव? अरे देवों के देव कौन है? शंकर जी तो हैं। तो और जहाँ पे किसी तीसरे की बात हो रही तो वहाँ पे बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। तो वहाँ पे कौन सा समास है हमारा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? नील गगन, नील गगन में कौन सा समास है? हमारे इसमें आप ये डी है ना बहुब्रीहि, इसको आप भूल जाइए कि इसमें कोई ऑप्शन है भी डी, इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आप सीधे सीधे इन 3 में कीजिए, ठीक है। ए का कर्मधारय है, या बी का अभिभाव है, या सी का तत्पुरुष है, ठीक है। डी को भूल जाइए कि बहुब्रीहि है भी यहाँ पे, तो इन 3 में ढूंढिए कौन सा समास है, विग्रह कीजिए। देखिए अभिभाव में क्या है? पहला शब्द उपसर्ग होता है, बिल्कुल, तो उपसर्ग तो इसमें निकल नहीं रहा है कि नील गगन की नीला गगन, ये तो कुछ बना ही नहीं। तत्पुरुष में कुछ संबंधी निकल गया आ रहा है कि ना को आ रहा है, ना तत्पुरुष कुछ इस तरह से नहीं आया ना। तो देखिए क्या आ रहा है, बचा क्या फिर हमारा कर्मधारय, इसको हम विग्रह करके देखते हैं। इसके लिए अलग अलग, नील गगन, नीला है जो गगन, यानी कि यहाँ पे विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। गगन कैसा है? नीला है, काला है, नीला है, पीला है। गगन कैसा है? नीला है, नीला है। कैसा है गगन? नीला है। गगन कैसा है? ओहो, लिखने में गलती सी हो रही है, पहचान गए आप। नीला, गगन कैसा है? नीला है। और ये गगन जो है कैसा है? नीला है। गगन मीन्स आकाश होता है, आकाश कैसा है? नीला है। जहाँ पे विशेषता बता रहा है, जहाँ पे विशेषता बताया वहाँ पे, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है? बिल्कुल, आप पहचान गए कि इसमें कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो मैंने कहा था कर्मधारय आप तब करेंगे जहाँ पर बहुब्रीहि नहीं होगा, ऑप्शन में दिया हुआ। अगर होगा तो आप बहुब्रीहि करेंगे, और नहीं होगा तो आप कर्मधारय करके आएंगे। गुड, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। नंबर 40 क्या है? अभिव्यक्ति में कौन सा समास है? बिल्कुल आप पहचान गए होंगे। ए का कर्मधारय, बी का अभिभाव, सी का तत्पुरुष, या डी का बहुब्रीहि। गुड, बिल्कुल गुड। इसका समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करा तो हमने क्या आया? अगले का शब्द हमारा उपसर्ग निकल के आया, अभी। अभी क्या है हमारा? उपसर्ग है। अभी क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। और व्यक्ति ऐसे ही तो आएगा, तो ये हमारा उपसर्ग मिल गया यहाँ पे। तो गुड, हमारा कौन सा समास हो गया? बिल्कुल पहचान लिया आपने। क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन हुआ, अव्ययभाव समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 इसको भी देख लेते। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? ए का कर्मधारय, बी का अव्ययभाव, सी का द्विगु समास, डी का तत्पुरुष। बिल्कुल बताइए, फटाफट गैस करके बताइए। बिल्कुल सही। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आसान तरीका क्या है? आप चिड़ी मार के दोनों पदों को अलग अलग करिए। हाँ, अगर हम अलग अलग करते तो क्या है आपका? निकल गए, बिल्कुल ठीक। चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। जब यहाँ पे को आ रहा है ना, तो को क्या है? इससे पहचान हो गई कि को क्या है, मैंने आपके लिए कई बार बता चुकी हूँ। तो उस हिसाब से हमारा हुआ ये तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष का कर्म, कौन सा समास हुआ? कर्म समास हुआ, ठीक है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपने। आइए क्वेश्चन नंबर हम 42 करते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए का तत्पुरुष, ऑप्शन बी का अभिभाव, ऑप्शन सी का द्वंद, ऑप्शन डी का द्विगु समास। पहचानिए, अभी पहचानिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वही सीधा सा फंडा हमारा क्या है? समास विग्रह कीजिए, फौरन पता चल जाएगा। और जो बीच का चिन्ह आ गया निकल के, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है।
अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है निकल के, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए पर आप ध्यान दीजिए, के लिए, ठीक है। इससे हमें पूरी जानकारी पता चल जाएगी कौन सा समास है। अगर आपने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप कर देंगे, बिल्कुल सही। ये तो मैंने ही बता दिया आपके लिए कि ये हमारा ऑप्शन ए का तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास का 6 भेद है ना, मैंने बताया था, उन 6 भेद में से कौन सा भेद आएगा ये निकल के लिए किस में आता है, तो ये हमारा आता है संप्रदान। कौन किस में आता है, संप्रदान में आता है, संप्रदान। संप्रदान क्या है, एक भाग है, यानी कि एक भेद है तत्पुरुष का, ठीक है। हो गया क्लियर। चलते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 क्या करा, 43 निरोग, आसानी से पहचान लेंगे बिल्कुल। ए का तत्पुरुष है, बी का विभव, सी का द्वंद या डी का दिगु है, बिल्कुल। हम इसको अगर विग्रह कर रहे हैं तो हमारी जुबान देखो पहले कहाँ रुक रही है, नी रोग, नी प्लस रोग, यही तो है। नी क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग है तो वो भी समास हमारा क्या होगा, अब भी बहुत समास होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। 44 क्वेश्चन नंबर क्या है, 44 है। क्या कह रहा है, आजन में कौन सा समास है, बिल्कुल पहचान लेंगे आप, अभी बताया मैंने। तो कौन सा हमारा ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं, पहले ही मिल गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला ऑप्शन ही है, ए हो गया हमारा, अब भी बहुत समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 45 है, यानी कि प्रश्न नंबर हमारा 45 है। क्या कह रहा है, देखिए टॉपिक बदल गया, चेंज हो गया। अभी तो बड़ी आसानी से करते चले आ रहे थे, फटाफट फटाफट बता रहे थे, क्योंकि हमने समझा भी दिया था। थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है। आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करते हुए चल रहे हैं, मॉक टेस्ट है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है 45 क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाई बताइए शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अभिभाव, ऑप्शन बी संक्षेप, ऑप्शन सी संक्षिप्तीकरण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि बा हो गया तो बी समझिए इसके लिए, या दोनों। बताइए बताइए, हाँ कर दिए ना कंफ्यूज। ये तो आप तभी बता पाएंगे जब आपने समास की डेफिनेशन पढ़ी होगी, यानी कि परिभाषा पढ़ी होगी। परिभाषा भी पढ़िए, परिभाषा बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आजकल क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप सारा क्लियर पढ़ते हुए चलिए। और आपको ये सब क्लियरिटी कहाँ पे मिलेगी, मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर, जहाँ पर मैंने समासों को पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने परिभाषा को बहुत अच्छे से समझाया है, कई तरीके से समझाया है। बहुत मैंने उस पर मेहनत की है, परिभाषा पे भी, डेफिनेशन पे भी, कैसे तरह से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए परिभाषा पे आप कर देंगे 100%। तो ठीक है, हमारा क्या होगा, इसमें हमें कोई ऑप्शन देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो जिसने पढ़ा है वो फौरन बता देंगे, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लें, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। क्योंकि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप भी है, यानी कि छोटा कर देना बड़ी चीज को, या संक्षिप्तीकरण को भी छोटा ही कहते हैं, बड़े लघु रूप को, यानी कि सॉरी विशाल रूप को लघु रूप में कर देना। तो संक्षिप्तीकरण भी इसी को कहते हैं, संक्षेप भी इसी को कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कौन सा हो गया, ये दोनों ही हो गए, ये दोनों हो गए। तो हमारा किस हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया हमारा डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ए का छोटा रूप, बी का बड़ा रूप, सी का मध्यम रूप, डी का प्रथम रूप। कौन सा होता है इसके लिए तो हम आपके लिए नहीं बताएंगे, इसके लिए तो आपने अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी समास की तो आप कर देंगे। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा समय विकार न करते हुए बता देते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है, छोटा रूप, ठीक है, यानी कि संक्षिप्तीकरण, जिसको संक्षिप्त कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है, समास के पहले पद को क्या कहते हैं। समास के पहले पद को क्या कहते हैं, परिभाषा आपने अच्छे से पढ़ी होगी और इसमें भी मैं बताती हूँ चलिए कि पहले पद को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी छोटा रूप या बड़ा रूप। कौन सा रूप, बिल्कुल पूर्व पद का मतलब होता है पहला, यानी कि प्रथम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 48 क्या कह रहा है, देखिए समास के दूसरे पद
को क्या कहते हैं? अभी मैंने कहा था पहले पद को क्या कहते हैं, तो दूसरे पद को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी छोटा रूप, या ऑप्शन डी बड़ा रूप। कौन सा? बिल्कुल, समास के प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, प्रथम को। और बाद के पद को क्या कहेंगे? दूसरे पद को, यानी कि दो पद से तो मिलकर ही बना है समास, तो बाद के को कहेंगे उत्तर, पूर्व को पहले। तो हमारा ऑप्शन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर पद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। समास में कितने पद होते हैं? ठीक है, दो पद, नंबर ए ऑप्शन ए, बी चार पद, नंबर सी तीन पद, या ऑप्शन डी एक पद। तो समास मैंने कहा नहीं, दो पद से हमारे मिलकर बना है या दो से अधिक भी, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा? आंसर हुआ इसका दो पद, यानी कि ए हुआ, ठीक है। समास क्वेश्चन क्या है हमारा 50, समास किस शब्द के संयोग से बना है? तो ये देखिए, ए सम, बी आस, सी तीन पद, डी ए और वी दोनों। तो समास, ये तो हमने समास विग्रह करके लिख दिया है, यानी कि सम प्लस आस ही तो होता है, सम प्लस आस यानी कि समास, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 51 है, क्या कह रहा है? समास में कौन सा पद, समास को कौन सा पद कहते हैं? कौन सा पद कहते हैं समास के लिए? पहचानते हैं, ए का समास पद, बी का समासिक पद, सी का पूर्व पद, या डी का ए बी दोनों। आप डेफिनेशन जरूर पढ़ें, क्वेश्चन डेफिनेशन से है ये दिए हुए, समास की परिभाषा से आपको वहाँ से मिलेंगे। आप उसके लिए आप मेरे चैनल पे एक बार जरूर जाएं, एक बार विजिट जरूर करें, परिभाषा पढ़ें, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे देखिए, समास को कौन सा पद कहते हैं? तो समास को हम समस्त पद भी कहते हैं, समास को समासिक पद भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? डी हो गया, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 52 क्या कह रहा है? समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं? समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं, जान लेते हैं। ए का 2, या बी का 3, या सी का 4, या डी का 6। कितने होते हैं? डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी। तो समास के कितने होते हैं? हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। आप परिभाषा पढ़ेंगे। समास के भी 6 भेद होते हैं, और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास एक ऐसा है जिसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के भी, तत्पुरुष समास के, ठीक है। तो कितने भेद हैं तत्पुरुष समास के? तत्पुरुष के भी 6 हैं, और समास के भी 6 हैं। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन हो गया हमारा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, क्या कह रहा है? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? बताइए भाई, बताइए। ए का 2, बी का 3, सी का 4, या डी का 6। कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही सही सही, बिल्कुल ही, हाँ 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। गुड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अपना 54 देखते हैं, क्या है ये भाई? देखते हैं इसको भी। कौन से समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है? कौन से समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। तो ऑप्शन ए का कर्मधारय, बी का विभाव, सी का तत्पुरुष, या डी का बहुव्रीहि। इसके लिए आप प्रत्येक समास की डेफिनेशन जरूर पढ़ें, परिभाषा जरूर पढ़ें। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, हाँ ऑप्शन ए ही होगा। कर्मधारय समास होगा जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण क्या है, विशेष क्या है, इसके लिए आप मेरे विशेषण पर आई हुई वीडियो जरूर देखें। पर मैं आपके लिए हिंट्स दे देती हूँ कि जैसे सीता मुख चंद्रमा समान है, ये कमल नयन, यानी कि नयन कैसे है? कमल के समान है। जो कमल होगा हमारा, जो कमल है ना, ये कमल, ये हमारा हो जाएगा क्या? विशेषण हो जाएगा। और ये जो हमारे नयन आएंगे, नयन, तो ये हो जाएंगे हमारे विशेष, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 55 है, यानी 55 है।
कौन से समास में पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है? कौन से समास में पहला पद उपमान और दूसरा पद क्या होता है? उपमेय होता है। कौन सा पद है? कौन सा समास है? ए का अभिभाव, बी का तत्पुरुष, सी का कर्मधारय या डी का द्विगु समास? कौन सा? बिल्कुल डेफिनेशन पढ़िए, बिल्कुल पता चल जाएगा। बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। कौन सा है? कर्मधारय है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी कर्मधारय हो जाएगा। सी ये हुआ हमारा। यानी कि किसी की किसी से तुलना करना, बिल्कुल। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। कौन से? यानी कि जैसे सीता का मुख कैसा है? चंद्र के समान है। यानी कमल नैन कैसे हैं? किसके समान है? किससे तुलना की जा रही नैनों की? कमल से। कमल की तरह है नैन। तो जहाँ पर किसी की किससे तुलना की जाती है, किसी इंसान की, किसी वस्तु की, तो वो हो जाती है तुलना। तो उसको कहते हैं उपमेय। तुलना को क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जिससे कि उपमेय उपमान कहते हैं। और जिसकी की जाती है तो वो हमारा उपमेय हो गया। तो कौन सा समास हमारा? पहला पद जिसमें उपमान है, दूसरे पद भी उपमेय है, तो वो है हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम करते हैं अपना 56। कौन से समास तुलना की जाती है? कौन से समास में तुलना की जाती है? कौन सा समास हमारा? अभी मैंने समझाया था, आप समझ गए होंगे कौन सा। ऑप्शन ए का अभिभाव, ऑप्शन बी का द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। बिल्कुल कर्मधारय समास है। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या है? कौन से समास में दोनों पद प्रधान पद होते हैं? कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, प्रधान का मतलब ए का तत्पुरुष, ऑप्शन बी का अभिभाव, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। कौन से पद दोनों समास प्रधान होते हैं? तो वो है हमारा द्वंद्व समास है। इसके दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं होता, एक बराबर होते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा? 58 है। क्या पूछ रहा है? देखिए, इसको भी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये 58 क्वेश्चन। कौन से समास में दोनों पद विलोम होते हैं? यानी कि विलोम पद होते हैं। ठीक है, कौन से समास में दोनों पद विलोम होते हैं? यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। ए का अभिभाव, ऑप्शन ए अभिभाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। कौन से समास में विलोम होता है? आपको भी पता है, आप डेफिनेशन पढ़िए हर एक समास की, पता चल जाएगा आपके लिए। तो वो समास हमारा कौन सा है? द्वंद्व है। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी हो गया। इसको लॉक करें। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? तत्पुरुष में, यानी कि तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? यानी कि दो पद होते हैं, दो से अधिक भी होते हैं, पर ज़्यादातर दो ही पद होते हैं। समास के दो या दो से अधिक मिलकर बनता है। तो कौन सा समास जो है, किसमें तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये पूछ रहे हैं। तो बताइए, बिल्कुल बताइए कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। बिल्कुल डेफिनेशन पढ़िए। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? ये हमारा लॉक कर दिया हमने, उत्तर पद प्रधान होता है। गुड, चलती है। क्वेश्चन हमारा आ गया 60 आ गया। हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, अच्छे से कीजिए। अभिभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अभिभाव समास में कौन सा पद प्रधान पद होता है? ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई तो बिल्कुल कर देंगे। हर एक समास की डेफिनेशन जरूर पढ़िए। तो हमारा अभिभाव समास में कौन सा होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। इसको हम लॉक करते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 61 है। 61 क्या कह रहा है? देखिए, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या डी तीसरा। बिल्कुल सही आ रहे हैं आप। इसमें हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। एक बहुब्रीहि समास हमारा ऐसा है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अपनी विशेषता ना बताकर किसी, यानी कि दो दोस्त खड़े हैं तो वो अपनी विशेषता ना बताकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं, तो वो हमारा कौन सा पद हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे दशानन, 10 सिर जिसके, किसके? रावण के। गजानन, यानी किसकी बात हो रही है? यानी कि गणेश जी की बात हो रही है। यानी कि वो अपने बारे में किसी तीसरे बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। 62 क्वेश्चन
कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान पद होता है? कौन सा होता है? ए का पूर्व पद, बी का उत्तर पद, सी का ए और बी दोनों, डी का तीसरा पद। बताइए। इसके लिए अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कर्मधारय समास की तो आप बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन हमारा बी रहेगा, उत्तर पद। कौन सा रहेगा? उत्तर पद। कर्मधारय समास। ठीक है, बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या हमारा 63 है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरे वीडियो पसंद आ रही होगी, यूजफुल हो रही होगी। जैसे स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं मनवर्धक, हौसलावर्धक है, ये वाला हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें, इस शब्द के लिए। तो आप मॉक टेस्ट हो रहा है, अच्छे से करते चलिए। और 100% ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं। ये ना सही, इनके भाई बहन सही, अगर वो भी आ जाएंगे तो आप 100% करके आएंगे एग्जाम में। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट में सिर्फ टिक 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 नहीं करते चली हूँ कि इसका ये नहीं, समझाते हुए चली हूँ आपके लिए, अच्छे से कराते हुए। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ी देर। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? बिल्कुल मैं क्लियर करते चल रही हूँ सारे पदों का आज इसी में। ए ऑप्शन पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी दोनों पद और ऑप्शन डी तीसरा पद। किसमें? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बिल्कुल सही, द्वंद्व समास में हमारे सी। बिल्कुल सही आ रहे हैं आप, दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या कह रहा है, इसे भी देखते हैं भाई। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी दोनों पद, ऑप्शन डी तीसरा पद। बताइए। बिल्कुल आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी, इसकी परिभाषा पढ़ी होगी, बिल्कुल ही आप बता देंगे कि कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें हमारा होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आएगा पूर्व पद। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है क्या है 65 है। क्या कह रहा है? कौन से समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्यय यानी कि जो बांटा ना जा सके, व्यय नहीं करा जा सके, तो वो कौन सा हमारा समास हो गया? अरे ये तो बिल्कुल शब्द उसी से मिला जुला, आप बिल्कुल पहचान लेंगे। गुड, बिल्कुल सही गए। ऑप्शन ए, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अव्ययभाव समास है हमारा। कौन सा है? अव्ययभाव समास है। ये पहला पद प्रधान होता है इसका, और इसका व्यय भी नहीं कर सकते। अव्ययभाव ये तो अपने नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, आगे क्या है 66 है। अव्ययभाव समास के कितने भेद होते हैं? कर लेते हैं, वैसे आता नहीं है पर हमने क्वेश्चन डाल दिया, हो सकता है कहीं से कुछ भी पूछ रहे हैं आजकल। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। कितने भेद होते हैं अव्ययभाव के? तो हमारे होते हैं 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 67 क्या कह रहा है, इसको भी देख ही लेते हैं। कौन से समास में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द होता है? कौन से समास में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द होता है? ए का तत्पुरुष, बी का अव्ययभाव, सी का द्वंद्व, डी का द्विगु समास। कौन सा पद संख्यावाचक होता है? बिल्कुल सही, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से इस क्वेश्चन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन को, ये हो गया हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में हमारा पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, एकदम नया क्वेश्चन, एकदम नूतन क्वेश्चन, नवीन क्वेश्चन, ना शायद आपने सुना होगा, नहीं कभी आया होगा। ठीक है, एकदम न्यू क्वेश्चन है, पर न्यू क्वेश्चन भी आते हैं, देख लेते हैं इनके लिए भी क्या है। द्विगु समास कौन से समास का उपभेद है? ये पूछ रहे कौन से जो द्विगु समास है कौन से समास का उपभेद है, किससे मिलता जुलता है? कि समास का उपभेद भी होता है, जैसे तत्पुरुष समास का उपभेद है, अव्ययभाव समास का भी उपभेद है, सारे समासों के उपभेद हैं। तो ये किसका उपभेद है? देखते हैं किसका है। ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो किसका उपभेद है ये? तो द्विगु समास किसका उपभेद है भाई? द्विगु समास तो ये हमारे कर्मधारय का उपभेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 69। क्या पूछ रहा है बताइए। कौन कौन से समास में उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है? कौन कौन से समास में? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
बिल्कुल पहचान लीजिए, पहचान भी लिए होंगे आपने, परिभाषा पढ़ी होगी, डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो हमारे को ऑप्शन हमारा सी भी हो रहा है और ऑप्शन हमारा डी भी हो रहा है। इन दोनों के हमारे तत्पुरुष का भी उत्तर पद प्रधान है और कर्मधारय समास के तो ये हमारे दोनों ही हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 70 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट का ये। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं टेस्ट तो मैंने कराया आपके लिए, टिक ना करा के बार बार दौड़ाते हुए वीडियो को नहीं चली हूँ, समझाते हुए आपके लिए चली हूँ। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं डाउट क्लियर करते हुए यहाँ पे हम चले हैं। और अगर बाई चांस कुछ रह भी गया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे समाज से रिलेटेड जो भी वीडियो पढ़ी हैं, 6 के 6 समाज पढ़ाएँ और तत्पुरुष के भी मैंने 6 वेद पढ़ाए, आप वहाँ से जाके पढ़ें, सारे डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। अगर इस वीडियो में पढ़ाते समय मुझसे कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आप मुझे बताएं और क्षमा करें मेरे उच्चारण में या लिखने में, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए पर्याप्त ज्ञान दिए जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 70 की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा, आप बता देंगे, आपने इस तरह क्वेश्चन अभी बहुत करे हैं इसी वीडियो में, इसलिए आप आसानी से कर देंगे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, 70, राज्यसभा में कौन सा समास है, राज्यसभा में कौन सा समास है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अभिभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, कौन सा है। चलिए हम ही बता देते हैं कौन सा है। तो देखिए तत्पुरुष समास जो है, राजा की सभा, राजा की सभा, आप तत्पुरुष समास पढ़िए, 6 भेद पढ़िए वहाँ पे जाके, मैंने कई बार आपसे कहा है, आपका सब क्लियर हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष, या तो राजा की सभा यानी कि संबंध जोड़ रहा है एक दूसरे से, तो इसमें तत्पुरुष भी हो रहा है और संबंध तत्पुरुष भी हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा बी और सी दोनों हो गया, तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हमारा हो गया डी। ठीक है, डी को हम लॉक करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए। आप 100 में से 100 क्वेश्चन करके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके तत्पुरुष समास से या और बाकी समासों से बनेंगे, आप सब के सब करके आएंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इस वीडियो में तो आप मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें, जहाँ पे मेरे समास पड़े हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ आज मैं अपना मॉक टेस्ट समाप्त करती हूँ और आप भी बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और पढ़ने के बाद कितने सही जाएंगे, एक बार फिर से करें, पढ़ने से पहले भी करें। धन्यवाद। क्वेश्चन 71 देखिए क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। तो ए का दिगु, बी का तत्पुरुष, सी का कर्म तत्पुरुष या डी का बी और सी दोनों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए लगातार बताती चली आई हूँ, हम समास विग्रह करेंगे, क्योंकि समास हमारे 2 पद या उससे अधिक पदों से मिलकर बनता है। तो हम सबसे पहले इन पदों को अलग करेंगे। अगर हम पदों को अलग करते हैं तो क्या निकल के आता है, आप भी अलग कीजिए। क्या रहा है, स्वर्ग को प्राप्त, क्या रहा है, स्वर्ग को प्राप्त, यही तो आ रहा है। तो इसमें जो चिन्ह आया निकल, मैंने बताया ना आपके लिए, जो चिन्ह आएगा निकल के वो हमारे लिए बता देता है कि कौन सा समास है। तो आप इस पे फोकस कीजिए। तो वही नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, उस तरह से अगर यदि निकल गया तो हमारा कौन सा समास आएगा निकल के, तब तो हमारा आ रहा है ये कर्म तत्पुरुष आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है सी वाला। अगर वहाँ पे दिया हो कि अपादान तत्पुरुष है, कि कर्म तत्पुरुष है, कि संबंध तत्पुरुष है, कि और भी एक दे देंगे, तो अगर वहाँ पे कर्म भी दे रखा है तो आप कर्म पे लगाएंगे। अगर समास के 6 भेद में से दिया रखा, अगर वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं जैसे कि ये कर्म समास है, कर्मधारय समास है, कि तत्पुरुष समास है, या बहुव्रीहि समास है, या द्विगु समास है, तो वहाँ पे हम तत्पुरुष करेंगे। तो हमारे बी और सी ये दोनों ही सही हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से भी पूछेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हमारा सही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, आइए इसे भी देख लेते हैं। गुण रहित, गुण रहित में कौन सा समास है।
गुण रहित में कौन सा समास? ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन अपादान तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या डी ऑप्शन बी और सी दोनों। देखते हैं, अगर आपने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर देंगे आप, और नहीं पढ़े तो आप पढ़ लें मेरी जो तत्पुरुष पे वीडियो पड़ी है उस पे जाके। तो ऑप्शन हमारा, इसको सबसे पहले मैं क्या बताती हूँ आपके लिए, आप समास विग्रह करके देखिए, उसमें जो चिन्ह आएगा ना निकल के, यानी कि लोप हुए जो शब्द आएंगे उन समय पता चल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कि ये हमारा कौन सा समास। अगर हम इसको विग्रह करते हैं, समास को अलग अलग करते हैं, तो दोनों पदों को अलग अलग करते हैं तो क्या निकल आता है? गुण रहित, यानी कि गुण से रहित, यानी कि यही तो आ रहा है निकल के, गुण से रहित, है ना, यही तो आ रहा है, गुण से रहित। तो से, इस चीज को देखिए, से क्या कर रहा है यहाँ पे? दूर कर रहा है, यानी कि अलग कर रहा है, और जहाँ पे अलगाव दर्शाता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास भी इसे हम कह सकते हैं, अगर डायरेक्ट आएगा कि कर्मधारय है, जैसे बहुब्रीहि है, अव्ययभाव है, या द्वंद्व है, या तत्पुरुष समास है, तब तो आप तत्पुरुष पर कर दें। अगर इस तरह से ना आके इस तरह से आता है कि कर्म तत्पुरुष है, कि अपादान तत्पुरुष है, कि संप्रदान तत्पुरुष है, कि संबंध तत्पुरुष है, तो वहाँ पे हमारा होगा कौन सा? अपादान तत्पुरुष होगा। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 73 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का संबंध तत्पुरुष, सी का विभाव, या डी का ए और बी दोनों, कौन सा है? बिल्कुल आप इसका समास विग्रह कीजिए। देखिए मैंने समास विग्रह किया तो देश के लिए भक्ति आएगा निकल के, क्या आएगा? देश के लिए को अंडरलाइन कर लीजिए। जहां पर के लिए आया तो वहां पे हमारे तत्पुरुष भी हो जाएगा और संबंध तत्पुरुष भी हो जाएगा, दोनों ही सही है ए और बी। तो हमारा क्वेश्चन सही जाएगा किस पे? डी पे जाएगा, डी को लॉक कर लीजिए। इसके लिए आप हमारे तत्पुरुष के 6 भेद जरूर पढ़ें, मेरी वीडियो जिस पे तत्पुरुष की मेरे ही चैनल पे पड़ी हुई है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या है। आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का अधिकरण तत्पुरुष, सी का अव्ययभाव समास, या डी ए और बी दोनों। बिल्कुल सही, आप गैस कीजिए, हम भी करते हैं। अगर आपने तत्पुरुष से 6 भेद पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल सही है, हाँ यहाँ पे हमारा तत्पुरुष भी सही है और अधिकरण तत्पुरुष भी सही है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा हुआ? डी हुआ, ए और बी दोनों। ठीक है, कैसे हम इसका समास विग्रह करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है निकल के। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? स्वयं पर निर्भर। तो जहां पर आएगा चिन्ह जो है तो वहां पर हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर अधिकरण हमारे 6 भेद में से कोई से भेद दिया हो ना हो, तत्पुरुष कर्मधारय इस तरह से आए लिखे, तो वहां पे हमारा तत्पुरुष हो जाएगा ना, वरना हमारा ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 75 क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। रतन जड़ित, रतन जड़ित में कौन सा समास है? रतन जड़ित में कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का करण तत्पुरुष, या सी का अव्ययभाव समास, या डी का ए और बी दोनों, कौन सा समास है? देखिए तो हम अगर इसका समास विग्रह करें सबसे आसान तरीका यही है, जो इसका हमारा चिन्ह आएगा निकल के, यानी कि लोप हुआ जिसने इन्हें जोड़ रखा है, तो उसी समय पता चल जाएगा कौन सा समास है। अगर हम इसको अलग करते हैं तो किस आएगा निकल के? रतन से जड़ित, रतन से जड़ित, यही तो आएगा। तो हमारे ये से आया निकल के। इस से को देखिए, से कहां पर मिलता है? तो से हमारा मिलता है करण तत्पुरुष में। ठीक है, तो हमारा तत्पुरुष भी सही हुआ और हमारा करण तत्पुरुष यानी कि ए बी दोनों सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? डी सही हुआ, ए बी दोनों। ठीक है, इसके लिए आप 6 भेद जरूर पढ़े तत्पुरुष के। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या कह रहा है ये, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति में कौन सा समास है? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्र के पति, उसमें कौन सा समास है? मैंने आपके लिए बता दिया, हर एक समास बता रही। सबसे पहले आप विग्रह कीजिए, है ना, विग्रह करें। वो हम विग्रह करेंगे जो इनका बीच में लोप करा हुआ चिन्ह निकल के आएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा समास है। चलिए विग्रह करते हैं। राष्ट्रपति का हो रहा है राष्ट्र का पति, राष्ट्र का
पति, यही तो आ रहा है निकल के। तो हम इस का को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। का पे ध्यान दीजिए, का आया निकल के, तो फिर क्या आएगा निकल के? ऑप्शन ए का तत्पुरुष, ऑप्शन बी का संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी का अभिभाव, ऑप्शन डी का ए और बी दोनों। क्या निकला? बिल्कुल सही। अगर हमने 6 भेद पढ़ रखे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा संबंध तत्पुरुष है। संबंध हमारे का, की, रे, ये सब संबंध में ही तो आते हैं, तो ये हमारा हुआ संबंध तत्पुरुष हुआ। और अगर सीधे सीधे डायरेक्ट पूछ ली जाए, कर्मधारय हो, तत्पुरुष हो या द्विगु हो, द्वंद्व हो, इस तरह से ऑप्शन दिए हो और वहाँ पे एक तत्पुरुष भी दिया रखो, तो ये हमारा तत्पुरुष होगा। तो उस हिसाब से हमारा ये तत्पुरुष भी होगा नंबर ए का, और नंबर बी भी हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष। तो ये दोनों हो गए, तो इसलिए हम ए और बी दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा हुआ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 77 है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। रेखांकित में कौन सा समास है? रेखांकित में कौन सा समास है? ए का तत्पुरुष, बी का करण तत्पुरुष, सी का विभाव या डी का ए और बी दोनों, ठीक है। समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करते हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा निकल के, उसी से हमें पता चल जाएगा ये कौन सा समास है। अगर हम समास विग्रह करते हैं तो मेरा निकल के आता है रेखा के द्वारा अंकित, यही तो आ रहा है ना निकल के। तो के और द्वारा ये हमारे चिन्ह मिले, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा करण तत्पुरुष है। हमारे तत्पुरुष जो 6 वेद होते हैं उसके द्वारा और तत्पुरुष भी है, तो ये हमारा दोनों ही बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है 6 रूप करके क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दे देते हैं 6 वेद की तरह कि कर्म तत्पुरुष है, कि करण तत्पुरुष है, कि संबंध तत्पुरुष है, इस तरह से, या अपादान तत्पुरुष है, तो उसमें अगर इस तरह से आएगा तो आप सीधे सीधे इस पे लगाएंगे बी पे, है ना। अगर कर्मधारय है, कि तत्पुरुष है, कि अभिभाव, इस तरह से आएगा, वहाँ पे एक तत्पुरुष भी दिया रखा हो, तब भी ये तो हमारा ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए हमारे ये दोनों ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। समास में अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कौन सी प्रक्रिया को? अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए का संधि विच्छेद, ऑप्शन बी का समास विग्रह, ऑप्शन सी का 2 पदों का योग, या ऑप्शन सी का संक्षिप्तीकरण। क्या होगा बताइए? इसको आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तभी आप बताएंगे समास की। तो देखिए संधि विच्छेद तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि संधि में ही संधि विच्छेद होता है। 2 पदों का योग यानी कि ये तो मेल हो गया, तो मेल तो होगा नहीं भैया, है नहीं। मेल से तो समास अलग करने की प्रक्रिया तो बनेगी नहीं, है ना। संक्षिप्तीकरण भी नहीं हो सकता, ये तो इनका भी मेल ही हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो बचा क्या हमारा? समास विग्रह बचा। क्या बचा? समास विग्रह बचा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि समास विग्रह होता है। समास अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है ये 79। क्या है? 79 है, ये कह रहे हैं समास का शब्द विग्रह क्या होता है, यानी कि समास का जो शब्द विग्रह होता है वो क्या होता है। यानी कि समास जो हमारा ये लिखा हुआ है ना, इसका अगर विग्रह करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, जैसे संधि विच्छेद होता है ऐसे समास का विग्रह होता है, तो किस तरह से लिखेंगे? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। कैसे लिखेंगे इसे बताइए, आप भी बताइए। बिल्कुल देखो, सम का मतलब होता है पास, ठीक है। आस का मतलब होता है बैठाना, ठीक है। दोनों का ही पता चला गया। तो सम प्लस इन दोनों का प्लस कर दो तो ये हो गया हमारा समास हो गया। तो हमारा ये सम भी सही है और आस भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे ए बी दोनों ठीक है और इनका अर्थ ये है लिखने का, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर मेरा 80 है इस वीडियो का।
और ये आखिरी क्वेश्चन है और शायद ही आपने इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पढ़ा हो या सुना हो। बहुत ही अच्छा, एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये। आप ध्यान से धैर्यपूर्वक इसको पढ़िए और सुनिए। इसीलिए किसी भी वीडियो के अंत तक जरूर जाना चाहिए। अंत में क्या हो कोई पता नहीं है ना। तो इसको देखते हैं हम, क्या है ये। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए का समस्त पद, ऑप्शन बी का समासिक पद, ऑप्शन सी का समास, या ये सभी? बताइए। बिल्कुल, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी हर जगह से ढूंढ ढूंढ के, अलग अलग बुक्स से या कहीं से भी सर्च करके, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देंगे। और आपके इस डाउट को मैं ही क्लियर कर देती हूँ। तो हमारा ऑप्शन ए का समस्त पद भी हो जाएगा, ऑप्शन बी का सामासिक भी हो जाएगा और ऑप्शन सी का समास भी हो जाएगा। ये सारे ही कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा के अनुसार हमारा ये बन रहा है। तो ये हमारे सारे ही रूप हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं उच्चारण में कोई कमी रह गई है या लिखने में, तो आप मुझे बताएं, आगे से उस चीज़ का मैं सुधार करूँगी। ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास अटेंड करने के लिए, मॉक टेस्ट अटेंड करने के लिए, मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद।